नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीधे आपको लिए चलते हैं उदयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं उदयपुर से। फिर एक बार भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर एक बार मोदी है तो। आप सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर विराज जाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पधार चुके हैं। मैं आपके स्वागत के लिए हमारे मेवाड़ की पगड़ी, हमारी आन बान की प्रतीक मेवाड़ की पगड़ी पहनाने के लिए मैं आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, मोदी जी का मेवाड़ की पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। हमारी परंपरा का, हमारा शौर्य का भी प्रतीक चिन्ह है तीर कमान। मैं हमारे वनवासी क्षेत्र के सभी एमएलए से निवेदन करूंगा, अर्जुन जी, फूल जी, अमृत जी, बाबूलाल जी, प्रताप जी, गौतम जी, नाना जी, गोपी जी आए और हमारी परंपरा के अनुसार तीर कमान जो कोटड़ा से आया है उसको भेंट कराएं। आदरणीय सभी जनप्रतिनिधि बंधु, चुनलाल जी, मैं हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली, भंवर सिंह जी पंवार, वेल जी भाई पाटीदार, वीरेंद्र जी पुरोहित से निवेदन करूंगा, हमारा मेवाड़ का राज तिलक आदरणीय मोदी जी को भेंट करें। हमारा राज तिलक का प्रतीक चिन्ह नाथद्वारा से जो इकलई लाई गई है प्रसाद के रूप में, वो राजसमंद की संपूर्ण टीम भेंट कर रही है। हमारे मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह जो हमारा राज्य चिन्ह है, जिसमें एक तरफ राज परिवार, एक तरफ भीलू राणा के वंशज खड़े हैं, वो आदरणीय मोदी जी को भेंट करें। हमारे उदयपुर के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा जिले के कि आकर के आदरणीय मोदी जी का माला से स्वागत करें। दोनों प्रत्याशियों से भी निवेदन है कि साथ में खड़े रहें, दोनों प्रत्याशी भी साथ में खड़े रहें। इसी तरह से हमारे राजसमंद जिले के सभी विधायक, जिला पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से भी जो राजसमंद जिले से आए हैं, उनसे निवेदन है कि वो बड़ी माला को भेंट करें। तो चलिए बात करते हैं मरुधरा के महासमर की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम अशोक गहलोत अपने अपने उम्मीदवारों के लिए कमान संभाले हुए हैं। सबसे पहले बात पीएम नरेंद्र मोदी की, जो लगातार दूसरे दिन मरुधरा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे हैं। कल 2 जनसभा के बाद आज पीएम मोदी उदयपुर और जोधपुर में जनसभा करने वाले हैं। उदयपुर वो पहुंच चुके हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीकानेर में राष्ट्रवाद के एजेंडे के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के लिए वोट मांगे। तो जयपुर में गहलोत सरकार पर हमला बोला। वहीं सीएम गहलोत ने भी 3 जनसभाओं में पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अब बात बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल के लिए वोट मांगने आए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने एयर स्ट्राइक के बहाने कांग्रेस पर करारा वार किया, साथ ही साथ अपने प्रत्याशी को 24 कैरेट गोल्ड बताया। कांग्रेस पर राजनाथ सिंह का सबसे बड़ा वार।
अब ये कहते हैं कि ये बताइए कि हमारे एयरफोर्स के जवान गए थे तो वहां पर कितने आतंकवादियों को मारा, कितने को मारा? अरे बहनों भाइयों, 2-4 हो तब न बताएं। राजस्थान की रणभूमि में राजनाथ का ऐलान। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे सेना के जवानों को उनको मारने के बाद वहां थोड़ी देर खड़े होकर गिनना चाहिए था? 1 2 3 4 5। रणभूमि में वीर नहीं गिद्ध गिना करते हैं लाशें। जो वीर और बहादुर होते हैं वह लाशें नहीं गिनते हैं बहनों भाइयों, जो गिद्ध हुआ करते हैं वही लाशें गिनते हैं, बहादुर लाशें नहीं गिनते। एयर स्ट्राइक के बहाने विरोधियों पर इससे बड़ा वार पहले कभी नहीं हुआ। मारे गए आतंकवादियों की संख्या पर वार पलटवार तो खूब हुए हैं, लेकिन ऐसा तंज किसी ने नहीं किया। और यही वजह थी जिस अर्जुन राम मेघवाल के लिए राजनाथ सिंह बीकानेर में जनसभा करने आए थे, उन्होंने उनकी जमकर तारीफ की। अगर आतंकवाद और नक्सलवाद भी किसी ने नकेल कसी है तो वो नाम भी राजनाथ सिंह जी का पूरे देश में आता है। राजनाथ सिंह ने एयर स्ट्राइक के साथ साथ गरीबी, न्याय और वादों को पूरा न करने के मुद्दे पर भी कांग्रेस की घेराबंदी की और कहा कांग्रेस की फितरत रही है वादों को पूरा न करने की। उसने जो वादे किए थे इनकी पार्टी ने, कांग्रेस ने, वादों को तो पूरा करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहा था कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देंगे, हो गया ना? यही कहा था कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का अवसर देंगे, मिल गया? जिस दिन यह भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा उसी दिन हमारा भारत भी यह गरीबी मुक्त हो जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि न्याय योजना हम 72,000 रुपया गरीबों को देंगे, आज तक दिया है। प्रेस के लोगों ने पूछा तो कहते नहीं 72,000 तो ऐसे लिख दिया है। कहें तो क्या करेंगे? कहा कि 12,000 की जो इनकम है उसमें जितना कम होगा उतना देंगे, यानी 500 रुपया कम है 500 देंगे। बीकानेर की जनसभा में राजनाथ सिंह ने फिर एक बार मोदी सरकार बनाने की अपील करने के साथ साथ ये भी कहा कि अर्जुन राम मेघवाल 24 कैरेट गोल्ड की तरह है। इस बार आप लोग फिर से नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाइए। अब मैं जानता हूं कि आप लोगों ने फंड बना लिया। आपका प्रत्याशी 15 कैरेट 18 कैरेट का नहीं है, आपका प्रत्याशी 24 कैरेट का है बहनों भाइयों, 24 कैरेट का प्रत्याशी। अपनों की तारीफ और विरोधियों पर वार के माहौल से सियासी पारा उफान पर है। ऐसे ही तंज और वार विरोधी भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें बड़ा फायदा किसको मिलता है। सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 राजस्थान, बीकानेर। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने जैतारण, सोजत और उदयपुर के कोटरा में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के कामकाज पर जमकर प्रहार किया। पीएम के परमाणु वाले बयान पर तंज कसते हुए सीएम गहलोत ने उन पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया तो राजस्थान के तीनों केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव जीतने पर भी संदेह जताया कि पाकिस्तान के बाद में परमाणु बम पे कांग्रेस वाले चिल्लाते थे, अरे हमारे पास भी बम है और मैं बैठा हूं। अरे उनको पूछो, मोदी जी की उम्र मेरी उम्र बराबर है, करीब करीब 2-4 महीने का फर्क होगा। हम दोनों 4 साल के थे 54 के अंदर, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु संस्थान की स्थापना करी और 13 साल के बाद में भाभा परमाणु संस्थान बना उसके बाद में, और 74 के अंदर इंदिरा गांधी ने पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कर दिया पोखरण के अंदर, जैसलमेर जिले के अंदर। और कौन समझा मोदी जी को? आप 4 साल के थे तब से शुरुआत हुई बम बनाने की, तब जाके बम का विस्फोट हुआ। क्या क्या कांग्रेस ने ये जुमले मोदी जी की गवर्नमेंट को ले डूबेंगे, मैं कह सकता हूँ आपको। मोदी की गवर्नमेंट नहीं बनने वाली है, अगली सरकार मोदी सरकार नहीं होगी, दिमाग में रखो आप लोग झूठ को पसंद नहीं करते हैं, जुमलेबाजी को पसंद नहीं करते हैं। जुमलेबाजी हो रही है, एक काम ना काला धन आया 1 रुपए का, ना महंगाई कम हुई, ना नौजवानों को नौकरी मिली 2 करोड़। जो बातें उन्होंने कही थी उस वक्त में, उसका उल्टा शासन हुआ देश के अंदर। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनमें कोई दम नहीं है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी को पद की गरिमा बहुत बड़ी होती है,
प्रधानमंत्री पद की, वो एक पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। पर आज वो कभी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। राष्ट्रभक्त हम लोग नहीं है क्या? हिंदू हम लोग नहीं है क्या? सेनाओं पे गर्व हम लोगों को नहीं है क्या? खाली मोदी जी को अकेले कोई है क्या? वो अपनी अहम में घमंड में अभी तो चल रहे हैं कि मोदी है तो सब कुछ संभव हो जाएगा। चारों मंत्री जो है पाली में, जोधपुर में, जयपुर ग्रामीण में और बीकानेर में, एक टिकट कट गया शियाल चौधरी के नागौर से। सब लोग संकट के अंदर है। समझ रहिए आप क्या होने वाला है। सीधे आपको उदयपुर लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मेरे साथ पूरी ताकत से भारत माता का जयकारा लगाइए ताकि पूरा हिंदुस्तान मेवाड़ का ये जोश देख सके। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मां भारती का वैभव बढ़ाने की जिम्मेदारी उन युवा साथियों पर भी है जो 21वीं सदी में पहली बार लोकसभा के चुनाव में मतदान कर रहे हैं, जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ। बाकी लोग कोई 5 साल के लिए वोट देगा, कोई 10 साल के लिए वोट की कल्पना कर करके वोट डालने जाएगा। लेकिन जो 21वीं सदी में पैदा हुआ है वो इस बार बटन को दबाएगा, तब उसके दिल दिमाग में 21वीं शताब्दी होगी, क्योंकि उसको जीना इसी शताब्दी में है। उसे अपने सपने संजोने हैं इसी शताब्दी में। उसे अपने सपने साकार करने हैं इसी शताब्दी में। उसके लिए जो कुछ भी है वह यह शताब्दी है, और यह शताब्दी का भाग्य इन 5 वर्षों में, क्योंकि इस शताब्दी का 1/4 हिस्सा इन 5 वर्षों में पूर्णता पर, इन 5 वर्षों में देश की जो मजबूत नींव बनेगी वो 21वीं सदी का भाग्य निर्धारित करने वाली है। इसलिए 21वीं शताब्दी में पैदा हुए पहली बार लोकसभा के चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं, ऐसे सभी बेटे बेटियों को मेवाड़ की इस धरती से मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और भारत के भाग्य विधाता की प्रक्रिया में मतदाता के रूप में आपके प्रवेश को मैं देश के प्रधान सेवक के नाते आपका स्वागत करता हूं। 23 मई को, कल 23 अप्रैल है, 1 महीने के बाद 23 मई को, अब तक तो चुनाव के नतीजे आ गए होंगे। तेईस मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आप बनाएंगे, तब हम सभी इस सपने को साकार करने के लिए जी जान से जुटने वाले हैं। साथियों, आप सभी के सहयोग से
भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने ये दिखा दिया है कि इस देश में एक ईमानदार सरकार चलाना भी संभव है। आपके सहयोग से पूरे देश में अब ईमानदारी की एक नई रीति स्थापित हो रही है। अगर अब कोई धनवान बैंकों का पैसे वापस नहीं करता है तो वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अब अगर कोई देश से भागने की कोशिश करता है तो उसके लिए भागना मुश्किल होगा। अब अगर कोई भागकर विदेश गया है तो उसको या तो वापस आना पड़ेगा या फिर नामदारों के मिशेल मामा की तरह उसको उठाकर लाया जाएगा। भाइयों और बहनों, ये हमारी सरकार है जिसने बैंकों का करोड़ों अरबों हड़प जाने वालों को सजा दी है, उनकी संपत्ति जब्त कर ली है और ईमानदार करदाताओं को सम्मान दिया है। साथियों, पहले की सरकार अपने करीबियों को, अपने अरबपति दोस्तों को बैंकों पर दबाव डालकर फोन बैंकिंग की परंपरा से कर्ज दिलवाती थी। हम मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी गरीब से गरीब को, अपने आदिवासी भाइयों बहनों को बिना गारंटी आज हम कर्ज दे रहे हैं। 17 करोड़ ऐसा कर्ज देने की पहली बार शायद देश में हुआ होगा और उसमें 4.25 करोड़ पहली बार जिन्होंने बैंक से पैसा लिया, 4.25 करोड़ लोग, इन्होंने अपना नया कारोबार शुरू किया है। इसी तरह जो पूरी ईमानदारी से सेवा में जुटे हैं, असंगठित क्षेत्र के ऐसे 40 करोड़ से अधिक श्रमिक, उन साथियों को पहली बार पेंशन की सुविधा दी गई है। ये कौन लोग हैं? घर में बर्तन करने के लिए काम करने वाली आई मां बहनें, खाना पकाने के लिए आने वाले लोग, बच्चों को स्कूल ले जाने वाले रिक्शा वाले लोग, टैक्सी वाले लोग, होटल के अंदर बैरे का काम करने वाले लोग, रेकड़ी चलाने वाले लोग, सब्जी बेचने वाले लोग। कभी सोचा था कि 60 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन मिले? ऐसा सोचने वाली भी कोई सरकार आएगी? हमने ये योजना बना ली। इतना ही नहीं, छोटे दुकानदार, उनके लिए भी पेंशन का प्रबंध, पहली बार किसानों के लिए पेंशन का प्रबंध, पहली बार खेत मजदूरों के लिए पेंशन का प्रबंध। साथियों, पिछली बार जब मैं उदयपुर आया था तो यहां बने
महाराणा प्रताप गौरव केंद्र के दर्शन करने भी गया था। इस केंद्र में बहुत विस्तार से दिखाया गया है कि वो और उनके सेनानायक भीलू राणा कैसे दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते थे। भाई और बहनों, हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। मेवाड़ के बारे में तो ये मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी ये कहते हैं कि मोदी को राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, आतंकवाद की इस चुनाव में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी बातों में आ जाने वाला कोई और हो सकता है, मोदी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताइए, मोदी सही रास्ते पे हैं? दिशा सही है? इरादे सही हैं? कोशिश सही है? पूरा विश्वास है आपको? आतंकवाद पर मोदी प्रहार कर रहा है, ठीक है ना? खुश है ना आप लोग? घर में घुस के मारता है। देश की रक्षा कैसे होगी, इस पर क्या इस चुनाव में और हर चुनाव में बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या ये उदयपुर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है क्या? क्या ये विधानसभा का चुनाव है क्या? ये लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा, ये लोकसभा के चुनाव के अहम मुद्दे जो होते हैं, उसमें उसका भी बड़ा महत्व होता है। उदयपुर के चुनाव में कोई राष्ट्र रक्षा की चर्चा न करे, वो तो मैं समझता हूं भाई, लेकिन इनकी सोच ही इतनी छोटी है तो उनको इतना बड़ा देश के इश्यू समझ नहीं आता है जी। 60 साल वहां रहने के बाद उनको पता नहीं है कि देश के मुद्दे क्या होते हैं। डिक्शनरी में से 5-10 गालियां निकाल करके वही लेके घूम रहे हैं 6 महीने से। कांग्रेस और उसके महामिलावटी ऐसे लोग हैं जो हमारे सपूतों के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप अपने सपूत पे भरोसा करोगे कि सबूत मांगने वालों पे भरोसा करोगे? भाइयों बहनों, देश के सपूतों ने देश का माथा ऊंचा किया है। ये सबूत वाली गैंग ने देश को नीचा दिखने के लिए मजबूर कर दिया है। और जो सबूत मांगते थे, ये मीडिया वालों ने भी देखा होगा, टीवी में भी कभी कभी नजर आता होगा। 10 दिन पहले जो टेप रिकॉर्डर उनका बजता था, जो एक कैसेट लगाई थी उन्होंने, वो बोलते रहते थे, ये पहले 2 चरण के बाद जनता ने ऐसा सबूत दे दिया, ऐसा सबूत दे दिया, ऐसा सबूत दे दिया, उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। अब सबूत मांगना बंद कर दिया, एयर स्ट्राइक पे बोलना बंद कर दिया। और मैं उनको चुनौती देता हूं,
दम हो तो आइए। आप भी जनसभाओं में जाकर के सेना के पराक्रम की जो बात मैं करता हूं उसको चुनौती देकर के अपनी बात बताइए, खेल खिलाड़ी का और घोड़े सवारों के लिए। इन नामदारों को जनता ने सबूत दे दिया है। घबराइए नहीं, अगले 5 चरणों में भी देश के लोग, देश के वीर जवानों पर उठाए गए हर सवाल का जवाब और चुन चुन करके देने वाले हैं। भाइयों और बहनों, उदयपुर से तो अनेक साथी विदेशों में काम करने के लिए गए हुए हैं। वो विदेशों से भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आपके आशीर्वाद से बीते 5 वर्ष में भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। जो भी दुनिया के किसी देश में जाता होगा, दुनिया के किसी भी देश में जब वो अपना पासपोर्ट दिखाता है हिंदुस्तान का, सामने वाला हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है जी। हिंदुस्तानी के प्रति गर्व से देखा जाता है। भाइयों और बहनों, हमारा प्रयास रहा है कि जो बाहर काम करने के लिए हमारा साथी जाता है वो वहां सुरक्षित रहे। कभी समस्या आए तो आधी रात को भी सरकार उसकी मदद करे। यही काम हमने किया है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने देश की साख बढ़ाने, सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही आपका जीवन आसान बनाने का भी लगातार प्रयास किया है। इसका एक उदाहरण है पासपोर्ट और वीजा जैसी सुविधाएं बीते 5 वर्षों में देश में 300 से ज्यादा नए पासपोर्ट केंद्रों की भी स्थापना की गई है। आज उदयपुर में भी नया पासपोर्ट सेवा केंद्र है। आपको याद होगा कि यहां की कांग्रेस सरकार ने पिछली बार कैसे आपकी इस सुविधा को छीन लिया था, आपके साथ अन्याय किया था। इस बार उसका भी हिसाब आपको इनसे लेना है। भाइयों और बहनों, जब दुनिया में देश का नाम होता है तो उसका सीधा असर टूरिज्म पर पड़ता है। हमारी सरकार की नीतियों की वजह से बीते 5 वर्षों में जिस तरह विदेश से आने वाले टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है, टूरिज्म सेक्टर में कमाई बढ़ी है, उसका बहुत बड़ा लाभ उदयपुर के लोगों को और राजस्थान के लोगों को मिला है। साथियों, टूरिज्म का सीधा रिश्ता कनेक्टिविटी से भी है। उदयपुर में एयरपोर्ट हो, अहमदाबाद को जोड़ने वाली ब्रॉडगेज लाइन हो, 6 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट यहां या तो पूरे हो चुके हैं या फिर पूरे होने की कगार पे हैं। हाईवे, रेलवे, एयरवे, इसके अलावा आईवे यानी मोबाइल फोन, इंटरनेट के लिए भी हमने बहुत सारी विकास की कदम उठाए हैं। डिजिटल इंडिया के तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक नेटवर्क अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, यहां नजदीक में मानगढ़ धाम, गोविंद गुरु की वीरता का स्मारक, आजादी की लड़ाई में
गोविंद गुरु आदिवासी वीर वीरांकाओं की शौर्य गाथाओं को समेटे हुए है। और जब मैं गुजरात में था तो मानगढ़ आना कभी मौका नहीं छोड़ता था। गोविंद गुरु को नमन करने के लिए चला आता था, उनकी स्मृतियों को नमन करता था। उस जमाने में अंग्रेजों के सामने एक आदिवासी कैसे जंग करता है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके मानगढ़ में है। भाइयों बहनों, आपका ये चौकीदार वादों से नहीं, मजबूत इरादों से काम करता है। और मजबूत इरादा है तभी हर माता बहन को गैस का कनेक्शन, घर घर में शौचालय और हर घर को बिजली, ये कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया। मजबूत इरादा है तभी 2022 तक हर गरीब, हर आदिवासी, हर वंचित शोषित को अपना पक्का घर देने का ये मोदी ने फैसला लिया है। देश के 50 करोड़ गरीबों को, आदिवासियों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था करा पाया। साथियों, वरना कांग्रेस ने जिस तरह 7 दशकों से ठगा है, अगर हम न आते, आपने हमें लाया न होता, तो शायद उनकी वो आदतें आज भी चलती होती। यहां राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था, लेकिन चुनाव जीतते ही नामदार गायब हो गए। 10 दिन कोई पूछता है, 10 दिन ऐसे ही 10 दिन खाली पूछो कांग्रेस वालों को, अरे भाई वो 10 दिन का क्या हुआ, ऐसे भागते हैं मुंह छुपा करके। ये जमाना चला गया जब देश की जनता ने आपके झूठ पे भरोसा किया था। देश जाग चुका है। नौजवान, माताएं, बहनें समेत सब कोई अब आपकी हरकतों को पहचान गया है। साथियों, ये तो ऐसे लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ भी आपको लेने नहीं दे रहे। भाजपा सरकार ने किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की योजना बनाई है, लेकिन ये लोग किसानों के लिस्ट देने, सूची देने में, नाम देने में इनके पेट में चूहे दौड़ते, नहीं देते। आज देंगे, कल देंगे, इधर का मांगा, उधर का मांगा, बहानेबाजी कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आपको भाजपा से विरोध होगा, मोदी जी से विरोध होगा, कम से कम राजस्थान के किसानों का तो बुरा मत करो, उनके साथ तो अन्याय मत करो। लोगों का विकास न करके झूठ बोलना, अफवाह फैलाना ही कांग्रेस को सबसे अच्छी तरह आता है। मुझे बताया गया है कि किसानों के गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए अब ये आदिवासी भाई बहनों में उनके अधिकारों को लेकर के अफवाहें उड़ाने लगे हैं। इनकी अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। जनजातीय समाज के साथियों को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके हक, आपके मान सम्मान, आपकी पहचान पर ये मोदी कोई संकट नहीं आने देगा। साथियों, हमारी सरकार देश के हर उस नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है जो अब तक पीछे रह गया। भाई और बहनों, हमारे गाड़िये, कुमार, बंजारा ऐसे गुमन समुदाय आजादी के इतने सालों के बाद ये पहली मोदी सरकार ऐसी आई है,
उन्होंने गुमन समाज के लिए एक अलग वेलफेयर बोर्ड बना करके उनकी सुख सुविधा की चिंता की है भाइयों। लगातार जगह बदलने की वजह से इन लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अब इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला लिया है। भाई और बहनों, एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए आप सभी को कमल के फूल के सामने बटन दबाने के लिए मैं प्रार्थना करने आया हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप कमल के फूल के सामने जब बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इतना बड़ा देश, दुनिया के अंदर भारत का रुतबा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया में भारत का मान सम्मान और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? इसके लिए देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश मजबूत बनाने के लिए सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं? मजबूत सरकार के लिए चौकीदार भी तो मजबूत चाहिए। और चौकीदार मजबूत तब बनता है जब 125 करोड़ देशवासी चौकीदार के साथ खड़े होते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मेरे साथ एक संकल्प लीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके, और मेरे बोलने के बाद आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? मैं बोल रहा हूं, आप बोलिए, गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहनें घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, कलाकार भी, किसान, कामगार, दुकानदार भी, वकील, व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। महापौर जी से निवेदन करूंगा, आभार व्यक्त कराएं चंद्र सिंह जी कोठारी। मेवाड़ के साथियों, भाइयों और बहनों, आज शेर हिंदुस्तान माननीय मोदी जी ने अपने अमूल्य समय में से निकालकर अपना समय इस मेवाड़ की धरती को, इस मेवाड़ के नागरिकों को दिया है। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथियों के साथ साथ इस भरी दोपहरी गर्मी में लगभग 12 बजे से लेकर अभी तक आप सब विराजमान रहे। चलिए बात करते हैं डिप्टी सीएम सचिन पायलट की, जिनका तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी है। पायलट ने आज अजमेर लोकसभा में 5 जगहों पर जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार रिजू झुनझुनवाला के लिए वोट मांगे। पायलट ने केकड़ी, मसूदा, नसीराबाद, पुष्कर और किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चुनाव रोजी रोटी का चुनाव है। ये चुनाव किसानों की आत्महत्या को रोकने का चुनाव है। ये चुनाव इस देश के गणतंत्र, लोकतंत्र की आत्मा को बचाने का चुनाव है। मोदी साहब की सरकार ने जो हाल बना रखे हैं दिल्ली में, बीजेपी से बस सवाल पूछ ले, राष्ट्र विरोधी हो। अरे भाई, प्रदेश में नौकरियां नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल महंगा हो रहा है। आप राष्ट्र विरोधी हो, आप देश विरोधी हो, आप पाकिस्तान चले जाओ। चलिए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की। तीसरे चरण के लिए मंगलवार को वोटिंग होगी।
गुजरात की सभी सीटों समेत 15 राज्यों की 117 सीटों पर 23 अप्रैल यानी कल वोट डाले जाएंगे, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 1612 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। गुजरात की 25, केरल की 20, गोवा की 2, दादर नागर हवेली की 1, दमन दीव की 1, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 14, ओडिशा की 6, यूपी की 10 और पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर चुनाव होंगे। यूपी की 10 सीटों में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत शामिल हैं। बिहार की 5 सीटों में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा शामिल हैं। पहले 2 चरण के मुकाबले तीसरे चरण में उत्तर से दक्षिण तक वीवीआईपी उम्मीदवारों की भरमार है। इस चरण में गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की किस्मत दांव पर है। वहीं वायनाड सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कम्युनिस्ट पार्टी के पीपी सुनीर से सीधा मुकाबला है। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के शशि थरूर के सामने पूर्व गवर्नर और बीजेपी उम्मीदवार के राजशेखर की चुनौती है। महाराष्ट्र के सतारा से एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पुत्री और नेता सुप्रिया सूले की किस्मत दांव पर है। यूपी में रामपुर से जयाप्रदा के सामने आजम खान की चुनौती है, तो पीलीभीत से वरुण गांधी की किस्मत दांव पर है। फिरोजाबाद में शिवपाल यादव और अक्षय यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार के मधेपुरा में शरद यादव के सामने पप्पू यादव का दांव है। ओडिशा के पुरी से बीजेपी नेता संबित पात्रा की किस्मत दांव पर है। कर्नाटक के गुलबर्गा से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक तीसरे चरण के कुल उम्मीदवारों में से 570 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 40, बीजेपी के 38 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। सबसे कम आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार सीपीएम ने उतारे हैं। इस चरण में 392 उम्मीदवारों ने खुद को करोड़पति बताया है। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी से देवेंद्र कुमार की 204 करोड़ की संपत्ति है। पिछले 2 चरणों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही है। 11 अप्रैल को 91 सीटों के लिए और 18 अप्रैल को 95 सीटों के लिए मतदान का प्रतिशत करीब 69.4% रहा। हालांकि तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।